हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज हम पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट 2 सेशन में जो भी हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया, आज उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे तो आज के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इनके आंसर्स आपको ज़रूर आते होंगे। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, आप भी देखिए कि आप कितना करेक्ट हो। तो अब इसमें नंबर 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेट टू फॉर्म पार्टनरशिप। हमें इसमें 4 कंडीशन दे रखी हैं। कहता है बताओ इसमें से यहाँ पे कौन सी कंडीशन जो है पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए फुलफिल होना जरूरी है। पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए कौन सी कंडीशन इसमें पूरी होनी चाहिए। 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए पार्ट अनलॉफुल बिजनेस, बी रजिस्ट्रेशन, सी एग्रीमेंट, डी वन ऑफ द पार्टनर मस्ट बी डिस्क्वालीफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब देखो इसमें जो पहली ऑप्शन दे रखी है वो है अनलॉफुल बिजनेस। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो वो लॉफुल बिजनेस के लिए ही फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, ऑलरेडी हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि लीगल बिजनेस के लिए, लीगल पर्पस के लिए हम यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। तो हमारी यहाँ पे जो पहली ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। दूसरी उसने दिया रजिस्ट्रेशन। तो ये भी आप लोगों को पता होगा कि पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना कंपलसरी नहीं है। हम चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो बिना उसके भी हम पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये भी हमारी यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसने लिखा है कि कौन सी कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। तो रजिस्ट्रेशन की कंडीशन जो है ये पूरी करना जरूरी नहीं है। तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है। सी आ गया एग्रीमेंट, कि क्या यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के हम पार्टनरशिप फॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका पहला फीचर है यहाँ पे पार्टनरशिप का, कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं तो उनके बीच में एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट है चाहे वो रिटन एग्रीमेंट है। तो दैट मीन्स एग्रीमेंट की कंडीशन पूरी जरूर होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें राइट चॉइस हमारी क्या बनती है, सी एग्रीमेंट। ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन दिया वो भी पढ़ लेते हैं। कहता वन ऑफ द पार्टनर मस्ट बी डिस्क्वालीफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या यहाँ पे जितने भी पार्टनर जो है पार्टनरशिप में एंटर होते हैं तो क्या उनमें से कोई पार्टनर ऐसा भी होना चाहिए जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। मस्ट बी डिस्क्वालीफाइड का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग यहाँ पे पार्टनरशिप में एंटर करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करने के कैपेबल होने चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के क्वालिफाइड होने चाहिए, क्योंकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके मुताबिक यहाँ पे जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाई करता है वही व्यक्ति जो है पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड होगा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने की यहाँ पे जो है परमिशन नहीं होगी या क्वालिफाई वो नहीं होगा, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे ये भी हमारी इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी एग्रीमेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिवाइडेड बाय पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ। कहता है अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, जो प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स में बांटा जाता है वो किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। ए कैपिटल, बी इक्वली, सी टाइम डिवोटेड बाय ईच पार्टनर, डी कांट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। अब अगर यहाँ पे किसी भी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं की है कि किस रेशियो में पार्टनर जो है प्रॉफिट बांटेंगे, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगे। और उन प्रोविजन के मुताबिक अगर यहाँ पे किसी भी फॉर्म की पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंस है, उस केस में सभी पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है या लॉस है वो इक्वली बांटा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी इक्वली। ठीक है, तो जो ए पार्ट दिया मतलब पहली जो ऑप्शन दे रखी है कैपिटल रेशियो में वो तभी बांट सकते हैं अगर यहाँ पे उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज लिखी है, अगर सभी पार्टनर्स आपस में एग्री हो। ठीक है, तो सी टाइम डिवोटेड बाय ईच पार्टनर, ऐसा नहीं है कि जो पार्टनर यहाँ पे जितना काम करेगा उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट जो है बांटा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, कांट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, और ऐसा भी नहीं है कि वो प्रॉफिट बांट ही नहीं सकते कि अगर उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है।
बांट सकते हैं बट इक्वली बांट सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी, इक्वली। ठीक, नेक्स्ट कहता व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स नोटिफाइड अंडर कंपनी एक्ट 2013, कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कितनी लिमिट नोटिफाई की हुई है। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, उसकी यहाँ पे जो लिमिट है उसको नोटिफाई करेगी, और वो यहाँ पे जो लिमिट है वो 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और हमें यहाँ पे ये नहीं देखना कि यहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर यहाँ पे कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स उन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, कितनी मतलब उन्होंने लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी है। हमें ये देखना है, हमें ये पूछा गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कितने यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है वो नोटिफाई की है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है उसके लिए 50% की लिमिट प्रेस्क्राइब कर रखी है। ठीक है, तो इसमें हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी पार्ट 50। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मैक्सिमम यहाँ पे जो है 100 लोग जो है किसी पार्टनरशिप में यहाँ पे पार्टनर बन सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट 100 दी है, बट साथ में उन्होंने ये भी लिखा हुआ कि गवर्नमेंट जो नोटिफाई करेगी उसके मुताबिक हमें चलना है। ठीक है, तो एक लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट को, और उसमें से गवर्नमेंट ने यहाँ पे 50% को ये फिलहाल अभी नोटिफाई किया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी। नेक्स्ट कहता पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम, पार्टनरशिप जो है वो कैसे अराइज होती है। 4 ऑप्शन है, ए स्टेटस, बी एग्रीमेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। अब देखो पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट के कारण ही अराइज होती है। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि किसी स्टेटस, किसी व्यक्ति के स्टेटस के कारण यहाँ पे जो है पार्टनरशिप जो फॉर्म नहीं की जाती। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, एग्रीमेंट। क्लियर है, तो स्टेटस देके यहाँ पे पार्टनरशिप हम फॉर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है पहली ऑप्शन इनकरेक्ट है, और सी और डी पार्ट ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि बोथ ए एंड बी दोनों चीज़ें तो हो नहीं सकती, और नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो राइट आंसर है बी, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट के जरिए ही राइज होती है, स्टेटस के कारण राइज नहीं होती। नेक्स्ट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स शैल बी पेड सैलरीज, नॉट टू बी पेड सैलरीज, टू पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क फॉर फर्म, बी पेड कमीशन। कहता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उस केस में पार्टनर्स को क्या सैलरी पे की जाएगी, या उनको सैलरी नहीं दी जाएगी, या जो काम करेंगे खाली उनको सैलरी मिलेगी, या उनको कमीशन दी जाएगी। अब देखो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स को किसी भी टाइप की रेम्युनरेशन पे नहीं की जाती, चाहे वो सैलरी या कमीशन है, बोनस, फी, कुछ भी यहाँ पे पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, अगर मेंशन की हैं तभी पार्टनर्स को दिया जाता है, अदरवाइज यहाँ पे जो है पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलता। चाहे पार्टनरशिप डीड नहीं हो तब भी नहीं मिलता, अगर पार्टनरशिप डीड हो और उसके अंदर रेम्युनरेशन के बारे में नहीं दिया है तभी पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, और उसके मुताबिक पार्टनर्स को किसी भी टाइप की रेम्युनरेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, राइट आंसर क्या है, नॉट टू बी पेड सैलरीज, इस क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, तो पहली जो इसने ऑप्शन दे रखी है बी पेड सैलरीज इनकरेक्ट है, क्योंकि सैलरी तो उनको मिलती नहीं, किसी भी टाइप की रेम्युनरेशन मिलती नहीं है। और जो सी ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है कि काम करने के बदले में यहाँ पे उनको मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो इसके अलावा उनको कमीशन वगैरह दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाती। मैं अभी बता चुका हूँ कि किसी भी टाइप की रेम्युनरेशन को अलाउड नहीं होती अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है, या उसमें यहाँ पे इस चीज़ का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कहता पार्टनर्स मीन दोज पर्सन्स हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, वर्क फॉर फर्म, लैंड मनी टू फर्म, नन ऑफ दीज। कहता पार्टनर्स का क्या मतलब है, जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, या फर्म के लिए काम करेंगे उनको पार्टनर बोलते हैं, या जो फर्म को मनी लैंड करते हैं यानी कि फर्म को लोन देते हैं उनको पार्टनर बोलेंगे, या नन ऑफ दीज। तो पार्टनर्स का सिंपल मतलब हो गया कि जो लोग पार्टनरशिप में एंटर होते हैं। ठीक है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो एंटर होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, ए पार्ट, एंटर इनटू पार्टनरशिप। जो फर्म के लिए काम करेंगे वो तो एम्प्लॉय होंगे, ठीक है ना, और जो मनी लैंड करेंगे फर्म को वो लैंडर होंगे, और नन ऑफ दिस हमारी ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए पार्ट, एंटर इनटू पार्टनरशिप। क्लियर है। नेक्स्ट
कहता है इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म इट इज अलाउड एट द रेट ऑफ। कहता है अगर कोई पार्टनर जो है फर्म को लोन देता है और अगर पार्टनरशिप डीड में उसके इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में नहीं दिया है कि भाई जो भी पार्टनर लोन देगा उसको किस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड उस केस में साइलेंट है तो पार्टनर को यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो किस रेट पे दिया जाएगा। 4 ऑप्शन है 6% पर एनम, नॉट अलाउड, एज पार्टनर डिमांडेड या 15% पर एनम। अभी मैंने बताया कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे और उसके मुताबिक पार्टनर्स को उसके लोन के ऊपर जो उसने फर्म को लोन दिया होगा उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है उसको अलाउड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें राइट ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ए पार्ट 6% पर एनम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनको इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है या ये भी नहीं है कि जो पार्टनर डिमांड करेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ना 15% यहाँ पे रेट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए पार्ट 6% पर एनम। नेक्स्ट कहता डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज। कहता है यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट जिसमें यहाँ पे पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो कंटेन की गई हो, यानी कि पार्टनरशिप फर्म की टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दी गई हो, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन है एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, विश लिस्ट ऑफ पार्टनर्स, डी लिस्ट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, अब बताना है कि वो डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है किसी पार्टनरशिप के बारे में उसको हम क्या बोलेंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रिटन डॉक्यूमेंट की ही बात की जा रही है। तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन रिटन में होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो इसका मतलब रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें यहाँ पे किसी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हो उसे हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है। ए पार्ट एग्रीमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको ही हम रिटन डॉक्यूमेंट या पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाले ऑप्शन सही नहीं है, ना हम उसको पार्टनर्स की विश लिस्ट कहते हैं, ना यहाँ पे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन की लिस्ट नाम देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट कहता पार्टनरशिप डीड मस्ट बी मेंशन नेम ऑफ पार्टनर्स, साइंड बाय पार्टनर्स, नॉट साइंड बाय पार्टनर्स, रजिस्टर्ड। कहता पार्टनरशिप डीड जो है उसके अंदर क्या पार्टनर्स के नाम होना ज़रूरी है या पार्टनर्स के सिग्नेचर होना ज़रूरी है या पार्टनर्स जो है उनको वो साइन नहीं करनी चाहिए या वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अब देखो पार्टनरशिप डीड तभी वैलिड मानी जाएगी जब सभी पार्टनर्स के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। ठीक है, जब तक पार्टनर्स के सिग्नेचर नहीं होंगे तो चाहे उसमें नाम लिखा नहीं लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिग्नेचर होना ज़रूरी है। वही अथेंटिकेट करता है कि ये लोग जो है ये पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे पार्टनर्स के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, बी पार्ट। क्लियर है। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि वो साइन नहीं होनी चाहिए, साइन तो ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन का भी होता है कि पार्टनरशिप डीड को हम रजिस्टर करवा भी सकते हैं, अगर हम चाहें तो बिना उसके भी काम चला सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि फॉर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए राइट ऑप्शन हमारे पास बी पार्ट है। नंबर 10 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म कैन बी अफेक्टेड ऑन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, ऑन और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, बिफोर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म। कहता है यहाँ पे फॉर्म की रजिस्ट्रेशन जो है कब की जाती है, कैन बी अफेक्टेड का मतलब कब की जाती है। कहता है जब फॉर्म की फॉर्मेशन होती है तब, या आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म, फॉर्मेशन के बाद, या ऑन और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म की फॉर्मेशन के टाइम जो उसके बाद हम करवा सकते हैं, या बिफोर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म की फॉर्म की फॉर्मेशन से पहले। अब देखो फॉर्म की जो रजिस्ट्रेशन है वो हम फॉर्म को फॉर्म करते वक्त भी करवा सकते हैं, उसके बाद भी करवा सकते हैं, फॉर्मेशन के टाइम भी करवा सकते हैं, जब हमें बाद में कभी जरूरत पड़ती है तब भी करवा सकते हैं। तो उस केस में राइट ऑप्शन हमारा क्या यहाँ पे सी, करेक्ट आंसर है सी, ऑन और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, ये नहीं कि खाली फॉर्मेशन के टाइम की जाती है, ना हम फॉर्मेशन के बाद करवाते हैं, फॉर्मेशन के टाइम भी या उसके बाद कभी भी हमें जरूरत पड़ती है हम करवा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं है, और फॉर्मेशन से पहले तो होगी नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है फॉर्म की रजिस्ट्रेशन या तो फॉर्मेशन के टाइम या उसके बाद हम कभी भी करवा सकते हैं। क्लियर है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे MCQs पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो अब अगले सेशन में कुछ और टर्म्स के साथ हम यहाँ पे जो बाकी इसकी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले सेशन में।
इसी टॉपिक के साथ थैंक यू वेरी मच।